A circular uniform disk of radius A is taken. A circular portion of radius B has been removed. एक सर्कुलर डिस्क थी जिसकी रेडियस ए थी, उसके अंदर से एक सर्कुलर पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, बी रेडियस का सर्कुलर पोर्शन हमने रिमूव कर दिया। ठीक। इफ द सेंटर ऑफ द होल इज एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, होल का जो सेंटर है वो डिस्क के सेंटर से सी डिस्टेंस पे है, तो जैसे ही आप इस हिस्से को रिमूव करोगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अब यही हमें फाइंड करना है, द डिस्टेंस x2 ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द इनिशियल सेंटर ऑफ मास हो, मतलब ये पीछे कितना शिफ्ट हो गया, नया सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो कैसे करते हैं वो समझिए। ये आपकी एक्स एक्सिस दी हुई है और इसको मान लेते हैं ओरिजिन। ये क्या है आपका ओरिजिन 0,0, ये आपकी कहीं वाई एक्सिस रही होगी। ठीक। तो जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होता है XCM, वो होगा आपका टोटल एरिया इंटू उसका सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस जो एरिया आपने रिमूव किया है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल एरिया माइनस रिमूव्ड एरिया। क्योंकि हम एक हिस्सा रिमूव कर रहे हैं, अगर हम दो हिस्से रिमूव कर रहे होते तो -A2x2 और -A2। ठीक है। ये जो कैपिटल ए है ये पूरी डिस्क का एरिया है, और जो x है वो पूरे डिस्क, जब डिस्क कंप्लीट है तब उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है। ये वो हिस्सा है जो हमने क्या कर दिया है, रिमूव किया है, उसका एरिया है, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है अपॉन A - A1। तो ये नया रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा। ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं। टोटल एरिया जो था वो πa² होगा, और इनिशियल उसका सेंटर ऑफ मास 0 था, एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, माइनस जो एरिया आपने रिमूव किया वो आपका πb² है, और उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट c दिया हुआ है आपको। ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये जो दी है वो c दी हुई है, इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट c होगा अपॉन A - A1, दैट मीन्स πa² - πb²। तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, पाई कॉमन लेके पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो जो रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है -b² अपॉन A² - b²। माइनस ये इसलिए आया है, क्योंकि ओरिजिन के इधर शिफ्ट हो गया है। अगर हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालनी होगी तो आपकी डिस्टेंस ये आएगी b² अपॉन A² - b²। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक। फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क, ये भी उसी से मिलता जुलता है। फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, A² इज कट विद ए रेडियस एज इट्स डायगोनल। ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा क्या सिचुएशन है। ये मान लिया एक डिस्क है, और एक्सिस वगैरह भी बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरह की सिचुएशन। ये डिस्क है और उसमें से एक स्क्वायर कट किया है हमने, और स्क्वायर इस तरह से कट किया है, कहाँ गया ये रहा, रेडियस एज इट्स डायगोनल। जो डिस्क की रेडियस है वो स्क्वायर का डायगोनल है। तो ये कुछ इस तरह से समझ में आएगा, ये कुछ इस तरह से रहा होगा। कुछ इस तरह से रहा होगा। ठीक। ये स्क्वायर हमने कट करके बाहर निकाला है, और डिस्क की जो रेडियस है वो स्क्वायर का डायगोनल है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे साइड निकाल के। तो ये जो A√2, अगर इसकी साइड A है तो जो डायगोनल होगा A√2 वही रेडियस R के बराबर होगा। तो A आ जाएगा आपका R/√2। ठीक। तो ये स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास रहा होगा, ये कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास था। जैसे ही आप स्क्वायर को रिमूव करोगे तो सेंटर ऑफ मास पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, जो अभी लगाया वही लगाएंगे। XCM इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल a1 x1 अपॉन कैपिटल A माइनस स्मॉल a1। सारी वैल्यू डालते हैं। कैपिटल A जो एरिया है वो डिस्क का एरिया होगा, और वो हो जाएगा πr² इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि उसका इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 0,0 पे था। XCM सेंटर ऑफ मास 0,0 पे था, तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। ठीक। माइनस A1 कितना होगा, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर A², और AR/√2 है, तो ये हो जाएगा R²/2, और उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है A/2 पे, सॉरी R/2 पे, अपॉन πr² माइनस R²/2। तो ये वाला टर्म तो 0 है, और R² कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर आपका बच रहा है -R/4, और नीचे आया पाई -½ ठीक। 4 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये आपका आ जाएगा -R/√2
4 पाई माइनस 2। माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। डिस्टेंस अगर पूछे जाएंगे तो r अपॉन 4 पाई माइनस 2 होगी। मैंने रेडियस स्मॉल r लिए तो मेरा स्मॉल r में आएगा, अगर इन्होंने रेडियस कैपिटल R बताई तो इनका कैपिटल R में आएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ये पार्टिकल है, h हाइट से गिर रहा है वो और रिबाउंड कर रहा है। ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि रुकने से पहले टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसका सीधे फॉर्मूला भी होता है जो आपको फाइनली याद कर लेना होगा। अभी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपने अगर h हाइट से गिराया और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो टकराने के बाद ये जो रिबाउंड करेगा वो e स्क्वायर h हाइट तक रिबाउंड करेगा, फिर वापस आएगा e स्क्वायर h। ठीक, फिर ये रिबाउंड करेगा तो e टू पावर 4 h हाइट तक रिबाउंड करेगा और फिर उतना ही वापस आएगा। फिर जब ये रिबाउंड करेगा तो e टू पावर 6 h हाइट तक रिबाउंड करेगा, उतना ही वापस आएगा और इस तरह से ये होता चला जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा। तो सारी डिस्टेंसेज उठा के ऐड कर लेते हैं, वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो पहले कितना आया नीचे h, फिर ऊपर कितना गया e स्क्वायर h और वापस भी आया e स्क्वायर h, तो 2 टाइम्स e स्क्वायर h। फिर अगली बार में भी e टू पावर 4h ऊपर गया और e टू पावर 4h वापस आया, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स e टू पावर 4h। और इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। अब इस सीरीज़ को अच्छे से बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें एक तरीका है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी, लेकिन इसमें सब जगह 2h और पहले में सिर्फ h है। तो ऐसा करते हैं, एक h ऐड कर लेते हैं और फाइनली एक h सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये हो जाएगा 2h और एक h फाइनली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि 2h आ जाएगा कॉमन और अंदर बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू पावर 4 प्लस ई टू पावर 6 और ये इन्फानाइट सीरीज़ है माइनस h। इन्फानाइट सीरीज़ का सम जो होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये बन गया a अपॉन 1 माइनस आर माइनस एच। तो जब आप इसमें से h 1 माइनस एच कॉमन लेके और 1 माइनस ई स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर। तो ये आप चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो कि अगर आपने h हाइट से गिराया तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, h टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगला अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझेंगे। इसमें क्या, एक ट्रेन है, उसका मास m है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये सर्कुलर ट्रैक है और उसमें एक ट्रेन घूम रही है। ठीक है, m मास की, r रेडियस है सर्कुलर ट्रैक की और स्पीड v है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक। ट्रेन की लेंथ जो है वो ट्रैक के पेरीमीटर के आधे के बराबर है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ ट्रेन बनाऊँ तो ट्रेन कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ से ट्रेन शुरू होगी इस तरह से और ये ट्रेन जो है इसके आधे पेरीमीटर के बराबर है, यानी इसने सर्कुलर पाथ का आधा हिस्सा जो है वो कवर कर रखा है ट्रेन ने। ठीक है, मास m है, सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो आपको r दी हुई है r, और ट्रेन जो मूव कर रही है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक, अब कह रहे हैं द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लीनियर मोमेंटम। तो ट्रेन का लीनियर मोमेंटम वही होगा जो ट्रेन के सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम होगा। और अगर सेमी सर्कुलर पार्ट होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और उसकी यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2r अपॉन पाई। ठीक, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेन जो है अगर ट्रेन एक ही लेंथ में होती स्ट्रेट तो सीधे मास इनटू वेलोसिटी कर देते, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ हिस्से की वेलोसिटी इधर होगी तो कुछ हिस्से की वेलोसिटी इधर होगी, ये हिस्सा इसकी वेलोसिटी ऊपर इधर से होगी, इधर इंक्लाइंड होगी, इस हिस्से की वेलोसिटी इधर इंक्लाइंड होगी, और मोमेंटम होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। लेकिन आसान तरीका ये है कि ट्रेन का वही सेंटर ऑफ मास होगा जो ट्रेन के सेंटर ऑफ मास का होगा। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर सेमी सर्कुलर ट्रेन है तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा सेंटर से 2r बाई पाई डिस्टेंस पे। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो पता लगी, लेकिन हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी तो चाहिए vcm। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी हमें वैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा तरीका है फाइंड करने का, वो आप समझिए। जितनी देर में ट्रेन अपना एक राउंड पूरी करेगी उतनी देर में सेंटर ऑफ मास भी तो अपना एक राउंड पूरा करेगा। जितनी देर में ट्रेन अगर अपना एक राउंड पूरा करेगी इस तरह से और उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास भी अपना एक राउंड पूरा करके ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा।
इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, और टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं 2πr/v। तो ट्रेन का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2πr/v, और सेंटर ऑफ मास का जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2πr। r जो है सेंटर ऑफ मास का वो अलग है, और वो कितना है, वो है 2r/π/vcm। तो टाइम पीरियड बराबर करके हम vcm फाइंड कर सकते हैं तुरंत। 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल, तो vcm जो आपका आया वो 2v/π के बराबर आ गया। और अगर आपको vcm पता लग गया तो इसमें बस मास से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम आ जाएगा जो कि पूरी ट्रेन का मोमेंटम होगा। सो योर आंसर इज 2mv/π। इंटीग्रेशन से हम बच गए, सो योर आंसर इज बी पार्ट। ब्लॉक ए, एक ब्लॉक है ए, उसका मास कैपिटल एम है और यू स्पीड से मूव कर रहा है, और ये दूसरे ब्लॉक बी से कोलाइड करेगा जिसका मास स्मॉल एम है, और वो एक स्प्रिंग से कनेक्ट होकर एक सी वाले ब्लॉक से भी कनेक्टेड है, इन दोनों का मास स्मॉल एम है। ठीक है, स्प्रिंग का कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के। ठीक, अब इसमें पूछ के आ रहे हैं हमसे, जरा वो समझिए आप। हमसे पूछ रहे हैं जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो वेलोसिटी ऑफ बतानी है, ब्लॉक सी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब हम सी की निकाल लेंगे, ए की निकाल लेंगे, उसके बाद सी की वेलोसिटी निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, कब? जब स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट में होगी। ठीक है, तो जरा वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। अब जरा यहाँ समझिए, स्प्रिंग जब अपने मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट में होती है तो उस स्टेट में बी और सी सेम वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, और वो उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। तो वो सब तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम ए और बी का कोलिजन सेटल करेंगे। सारे कोलिजन इलास्टिक हैं, तो पहले ए और बी का कोलिजन सेटल करते हैं, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक, तो मान लिया टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी v1 और इसकी वेलोसिटी होगी v2 जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहली इक्वेशन बनेगी मोमेंटम की, कैपिटल एम इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल एम v1 प्लस स्मॉल एम v2। हमें v1 v2 दोनों ही निकालने हैं। ठीक, और दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की वेलोसिटी है u और सेपरेशन की वेलोसिटी है v2 माइनस v1। हमें दोनों ही निकालने हैं, तो हमें दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले चलो मैं v2 की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। तो कैपिटल एम u इज इक्वल टू कैपिटल एम v1 प्लस स्मॉल एम v2, और v2 खुद किसके बराबर है आपका, u प्लस v1 के बराबर है। तो यहाँ से जो v1 समझ में आ रहा है मुझे, वो ये समझ में आ रहा है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम टाइम्स u अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो ठीक, ये आ जाएगा। ये तो हो गया v1, इसकी हमें ज़रूरत है इक्वेशन 1। v2 कैसे निकालेंगे, तो v2 हो जाएगा v1 प्लस u। ठीक है, तो v2 भी निकालते हैं। v2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा v1 प्लस u प्लस v1 कितना, m माइनस स्मॉल एम u अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो एलसीएम इसका वही आ गया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और ऊपर जो आएगा वो ऐसा लग रहा है 2 कैपिटल एम यू आ जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन सेकंड हो गई। v1 निकाल लिया, v2 निकाल लिया। ठीक, अब v1 पता है, v2 पता है, v2 से आगे की कहानी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जब इनके बीच में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो b और c सेम स्पीड से चल रहे होंगे, और वो स्पीड उनके सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी। तो हम पहले सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड आएगी इन दोनों की, तो वो हो जाएगी m1v2 प्लस, ठीक है, शुरुआत में निकाल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिर आगे चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स तो इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के मोशन को चेंज नहीं करता। तो बिल्कुल जैसे ही कोलिजन खत्म हुआ है उसी मोमेंट पर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो उस टाइम सी तो आपका रेस्ट में होगा, तो एम चल रहा है v2 से, और ये वाला एम है आपका रेस्ट में, तो ये तो हो गया 0 अपॉन दोनों का मास 2m। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v2/2 आ रही है। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये भी चल रहा होगा v2/2 की स्पीड से, और ये जो c वाला है ये भी चल रहा होगा v2/2 की स्पीड से। तो आपको c की वेलोसिटी भी पता लग गई, कितनी है वो, v2/2। और जब आप v2 की वैल्यू ये डालोगे तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल एम u अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये है c की वेलोसिटी। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ a, ये आपसे पूछा गया। तो c की वेलोसिटी है कैपिटल एम u अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और माइनस a की वेलोसिटी इसमें माइनस कर देंगे, और a की वेलोसिटी थी v1।
तो वो थी आपकी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम टाइम्स यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। जब आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम तो दोनों का सेम ही है, आ ही जाएगा वो एम प्लस एम, और ऊपर जो बचेगा वो सिर्फ स्मॉल एम यू बचेगा। तो ये आएगी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर कोलिजन। सो इट इज mu upon m plus m. So your answer is C part. अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि n इलास्टिक बॉल्स हैं आपके पास, सबकी सब रेस्ट में है ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विच इज सर्कुलर एट द एंड ऑफ रेडियस r। ठीक है, ये n बॉल्स हैं, सबकी सब रेस्ट में हैं, और ये आगे जो रास्ता है वो एक सर्कुलर पार्ट में कर्व हो गया है, उसका रेडियस r है। लेकिन मासेस बहुत अलग हैं, पहले का मास m है तो दूसरे का उसका आधा है, तीसरे का उसका भी आधा है, चौथे का उसका भी आधा है, यानी हर का मास पिछले वाले का 1/2 होता चला गया। तो ये पूछ रहे हैं कि जो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच शुड बी इम्पार्टेड टू द फर्स्ट बॉल m सच दैट द nth बॉल विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। कह रहे हैं पहले वाले m को हम कितनी वेलोसिटी दें, मान लिया u, ठीक, ताकि जब ये टकराती चली जाएंगी तो जो आखिरी वाली बॉल है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे, यानी आखिरी वाली बॉल पे जो वेलोसिटी आया वो √5gr के बराबर आ जाए। हम कितनी इसको इनिशियल वेलोसिटी दें u, ताकि आखिरी वाले पे जो वेलोसिटी आया वो √5gr के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम सिर्फ एक कोलिजन सॉल्व करेंगे और उसी को फिर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, और वो कोलिजन ये है कि पहले का मास m, इसको दी हमने स्पीड u, और दूसरे का मास उसका आधा है m/2, ये रेस्ट में रखा है, कोलिजन इलास्टिक है, ऐसा लिखा है कहीं? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि कोलिजन इसमें इलास्टिक है। आप साइड में E=1 लिख दीजिए, अदरवाइज तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है E की। तो कोलिजन इलास्टिक है, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और मान लिया इसकी वेलोसिटी हो गई v2, हम v2 में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली इक्वेशन बनाएंगे मोमेंटम की। तो इनिशियल मोमेंटम आएगा mu प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस my2v2। कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम ऐसा कर रहे हैं कि बस कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आने वाली v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू u, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बनाते हैं। सेपरेशन की वेलोसिटी अप्रोच की वेलोसिटी के बराबर होगी, इसका मतलब v2 माइनस जो v1 है वो आपका u के बराबर होगा। क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम मान रहे हैं 1, ये सेकंड इक्वेशन है। जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो ये v1 से v1 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आया 3/2, ऐड करके आ गया 3/2 v2 इज इक्वल टू 2u। तो v2 जो आपका आया वो आ गया 4/3 टाइम्स u। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, मतलब अगर ये u की स्पीड से आ रहा है और अगले वाले का मास उसका आधा है, तो उसको टकराने के बाद जो वेलोसिटी मिलेगी वो 4/3 टाइम्स u मिलेगी। अब ये अपने अगले वाले को हिट करेगा, उसका मास इसका भी आधा है, तो उसको जो वेलोसिटी मिलेगी इसमें फिर से 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि जो आखिरी वाला पार्टिकल होगा vn, उसको जो वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? तो वो होगी 4/3 की पावर n-1 इंटू यू। n-1 क्यों? क्योंकि दूसरे वाले को एक 4/3 का टर्म मिला, तीसरे वाले को 2 4/3 के टर्म मिलेंगे, तो nth वाले को 4/3 के कितने टर्म्स मिलेंगे? n-1 u, ये वेलोसिटी मिलेगी। और आप चाहते हो उसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो ये √5gr के बराबर होगा। सो u इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स n-1 इंटू √5gr। A part।